पुरानी लग सकती है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि हमारे ऋषि मुनियों की दृष्टि कितनी गहरी थी। उसी तरह गोत्र प्रणाली भी एक ऐसी ही व्यवस्था है जिसने न केवल हमारे वंश को संरक्षित किया है, बल्कि मानव इनब्रीडिंग के कारण होने वाले आनुवंशिक विकारों को भी रोक दिया है। गोत्र जैसी प्रणाली शायद ही किसी सभ्यता में पाई जाएगी जिसका उद्देश्य आनुवंशिक सुरक्षा है। अगर हम इसका विज्ञान समझना चाहें तो हमें ये जानना चाहिए कि गोत्र प्रणाली का विकास कैसे हुआ। गोत्र प्रणाली का विकास 7 ऋषियों से माना गया है। यहाँ 7 ऋषि माने जाते हैं: अत्रि, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। इन 7 ऋषियों ने गोत्र प्रणाली की शुरुआत की थी। अब दोस्तों, गोत्र और जाति में भी भ्रम होता है। लोग सोचते हैं कि गोत्र और जाति एक ही चीज है, लेकिन ये सच नहीं है। जाति का संबंध व्यक्ति के कार्य से होता है, जबकि गोत्र पूरी तरह से जन्म पर आधारित है। अगर एक पिता का गोत्र भारद्वाज है तो उसके बेटे का गोत्र भी भारद्वाज होगा, चाहे वो कोई भी काम करे। गोत्र प्रणाली की एक और खासियत यह है कि ये पितृसत्तात्मक प्रणाली है, यानी कि एक पुत्र अपने पिता का गोत्र विरासत में प्राप्त करता है। जब एक महिला की शादी होती है तो वो अपने पति का गोत्र अपना लेती है। इसे हमारे विवाह की परंपरा में कन्यादान कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटी का दान हो रहा है, बल्कि बेटी के गोत्र का दान हो रहा है। गोत्र प्रणाली की वैज्ञानिकता को समझने के लिए हमें ये भी जानना चाहिए कि ये प्रणाली हमारे आनुवंशिक विकारों को कैसे रोकती है। जब एक ही गोत्र के लोग शादी नहीं करते तो इससे इनब्रीडिंग के कारण होने वाले आनुवंशिक विकारों की संभावना कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में लोग अक्सर अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं, अपने ही जैसे लोगों से शादी करते हैं ताकि उनका व्यवसाय और ज्ञान आगे बढ़ सके। इसी वजह से हम देखते हैं कि एक ही गोत्र के लोग बहुत अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। एक ही गोत्र में आपको शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य सभी मिल जाएंगे। इसी तरह जाति और गोत्र में भी बहुत फर्क है। अब आप सोच रहे होंगे कि गोत्र और जाति में क्या फर्क है। तो दोस्तों, गोत्र एक पितृसत्तात्मक प्रणाली है जो पिता से बेटे को विरासत में मिलती है, जबकि जाति का संबंध व्यक्ति के कार्य से होता है। आजकल जाति पर अधिक जोर दिया जाता है, लेकिन गोत्र का भी एक वैज्ञानिक जिसे समझना बहुत जरूरी है। अगर हम प्राचीन भारतीय तो हमें रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में गोत्र प्रणाली की विस्तृत जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए महाभारत के आदि पर्व में परशुराम जी का गोत्र बताया गया है। वे भृगुवंशी थे, यानी उनका गोत्र भृगु था। महाभारत में वेद व्यास जी ने सभी वंशों और गोत्र प्रणाली का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। अब बात करते हैं गोत्र प्रणाली के वैज्ञानिक आधार की। मानव शरीर की हर कोशिका में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से एक जोड़ा आपके माता से आता है और दूसरा जोड़ा आपके पिता से। ये क्रोमोसोम हमारे जेनेटिक्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनमें जीन होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि हमारा शरीर कैसा बनेगा, हमारा चेहरा, बाल, आंखों का रंग आदि क्या होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 23वें जोड़े को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर का लिंग निर्धारित करता है। वाई क्रोमोसोम केवल पिता से बेटे में आता है और इसी वजह से गोत्र प्रणाली पितृसत्तात्मक है। वाई क्रोमोसोम को ट्रैक करना आसान है क्योंकि ये हमेशा पिता से बेटे में आता है। लेकिन दोस्तों, वाई क्रोमोसोम में एक बड़ी समस्या होती है और इसी वजह से एक ही गोत्र में शादी निषेध होती है। अब सवाल उठता है कि अगर इन क्रोमोसोम्स में कोई त्रुटि हो जाती है तो क्या होता है। हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म होता है जिससे ये क्रोमोसोम्स आपस में रिकॉम्बाइन करके त्रुटियों को ठीक कर लेते हैं। लेकिन अगर दोनों तरफ से यानी माँ और पिता दोनों की ओर से एक ही प्रकार की त्रुटि होती है तो ये एक आनुवंशिक विकार बन जाता है। इसी वजह से एक ही गोत्र में शादी निषेध होती है। अब अगर हम वाई क्रोमोसोम की बात करें तो ये और भी जटिल हो जाता है। वाई क्रोमोसोम अपने आप को सुधारने के लिए खुद पर निर्भर होता है और इसीलिए ये बहुत संवेदनशील होता है। उदाहरण के लिए मिस्र के तूतनखामिन के पिता ने अपनी ही बेटी से शादी की थी और इसके परिणाम स्वरूप तूतनखामिन की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टेढ़ी हो गई थी। इसी तरह स्पेन के हाब्सबर्ग वंश में भी आपसी विवाह के कारण उनके बच्चों की जॉ लाइन विकृत हो गई थी। इसे हाब्सबर्ग जॉ कहा जाता है। हमारे समाज में ये पहले ही समझ लिया गया था
और इसीलिए गोत्र प्रणाली बनाई गई ताकि आपस में विवाह न हो और आनुवंशिक विकारों से बचा जा सके। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि कम से कम 6 पीढ़ियों का अंतर होना चाहिए। इससे आनुवंशिक विविधता बनी रहती है, जो विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, कई लोग ऐसे होंगे जो अपने गोत्र के बारे में नहीं जानते होंगे। अगर आप अपने गोत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछें, या फिर अपने गांव या किसी धार्मिक स्थल पर जाएं और वहां के लोगों से पूछें। आप अपने परिवार के पुजारी से भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि गोत्र प्रणाली केवल एक सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा वैज्ञानिक आधार भी है। हमें इन परंपराओं को गहराई से समझना चाहिए और उन्हें अपनी भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें और हमारे लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद और अगले वीडियो तक जुड़े रहें और उत्सुक रहें।